नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। नमस्कार। और ये किताब वाकई इस चर्चा के काबिल है। आजकल हर कोई इसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका सबटाइटल है टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। मतलब धन, लालच और खुशी पर ऐसे सबक जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते। आज की यह चर्चा उन सभी के लिए है जो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहले ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसमें ऐसा क्या है जो इसे बाकी फाइनेंस की किताबों से अलग बनाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसका जो मूल विचार है वो बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। किताब कहती है कि पैसे के मामले में आप कितने सफल होंगे ये इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं। अच्छा। और इस बात पर ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। लेखक कहते हैं कि फाइनेंस कोई हार्ड साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो एक सॉफ्ट स्किल है। हाँ बिल्कुल, ये एक सॉफ्ट स्किल है जो आपके मनोविज्ञान से जुड़ी है। चलिए इसी विचार को और खोलते हैं। लेखक इस बात को साबित करने के लिए शुरुआत में ही कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, और वो कहानियां ही किताब की नींव रखती हैं। किताब के शुरुआत में ही दो लोगों की कहानी है। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, जो एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। जी। उन्होंने एक बहुत ही साधारण जीवन जिया, जो भी कमाया उसमें से बचत की और उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कर दिया। और ऐसा उन्होंने दशकों तक किया। जब 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने $8 मिलियन से अधिक की संपत्ति छोड़ी थी। $8 मिलियन? हाँ, सब हैरान थे। और फिर दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन थे, बिल्कुल विपरीत। हार्वर्ड से पढ़े लिखे, मेरिल लिंच के एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव। कुछ था जो रोनाल्ड रीड के पास नहीं था, लेकिन 2008 के वित्तीय संकट में वो भारी कर्ज और अपने खर्चीले लाइफस्टाइल के कारण दिवालिया हो गए। इन कहानियों से लेखक यही बताते हैं कि पैसों को लेकर आपका व्यवहार आपकी शिक्षा और बुद्धिमत्ता से कहीं ज्यादा मायने रखता है। मतलब रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचर्ड फुस्कोन लालची। बस इसी एक छोटे से अंतर ने सब कुछ बदल दिया। तो ये किताब हमें पैसे के गणित के बारे में नहीं, बल्कि पैसे के साथ हमारे रिश्ते और हमारे व्यवहार के मनोविज्ञान के बारे में बताती है। चलिए अब इसकी बनावट पर एक नजर डालते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है। ये किताब एक इंट्रोडक्शन, 20 चैप्टर्स और एक पोस्टस्क्रिप्ट में बटी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर अपने आप में एक कहानी या एक विचार है। मतलब आप उसे स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप कोई भी चैप्टर कहीं से भी उठाकर पढ़ सकते हैं। लेखक ने जानबूझकर किताब को छोटा और सरल रखा है ताकि पाठक इसे शुरू करके पूरा खत्म कर सकें। तो अब हम एक एक करके सभी चैप्टर्स के नाम और उनके मुख्य विचारों पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि सुनने वालों को एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए। जरूर। किताब की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से, जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इसके बाद 20 चैप्टर्स आते हैं। 1. No one's crazy. 2. Luck and risk. 3. Never enough. 4. Confounding compounding. 5. Getting wealthy versus staying wealthy. 6. Tales you win. 7. Freedom. 8. Man in the car paradox. 9. Wealth is what you don't see. 10. Save money. 11. Reasonable rational. 12. Surprise. 13. Room for error. 14. You'll change. 15. Nothing's free. 16. You and me. 17. The seduction of pessimism. 18. When you'll believe anything. 19. All together now. 20. Confessions. और अंत में एक पोस्टस्क्रिप्ट है, A brief history of why the US consumer thinks the way they do. चलिए इनमें से कुछ प्रमुख चैप्टर्स के विचारों को समझते हैं। पहला चैप्टर ही बहुत दिलचस्प है, नो वंस क्रेजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी इंसान पैसे को लेकर पागलपन भरे फैसले नहीं लेता। हमें ऐसा लग सकता है, पर सच यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। और वो फैसले उसे उस पल में बिल्कुल सही लगते हैं। जो फैसला आपको पागलपन लग सकता है, हो सकता है किसी और के लिए वो पूरी तरह से तर्कसंगत हो। इसका कोई उदाहरण? हाँ, किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कमाए वाले लोगों का लॉटरी टिकट खरीदना। अक्सर पढ़े लिखे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। सही बात है, लेकिन लेखक कहते हैं कि वो लोग असल में एक सपना खरीदने के लिए पैसे दे रहे होते हैं, एक उम्मीद कि शायद उनकी जिंदगी एक झटके में बदल जाए। उनके नजरिए से ये एक तर्कसंगत फैसला है। ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है।
अब बात करते हैं लालच और सामाजिक तुलना की, जिसके बारे में चैप्टर 3 नेवर इनफ में बात की गई है। हाँ, ये चैप्टर उन अमीर लोगों के बारे में है जो सब कुछ होने के बावजूद और ज्यादा पाने के लिए मूर्खतापूर्ण जोखिम उठाते हैं। इसमें रजत गुप्ता की कहानी है ना? जी, मैकिन्जी के सीईओ थे जिनके पास $100 मिलियन थे, फिर भी उन्होंने और पैसे के लालच में इनसाइडर ट्रेडिंग की और सब कुछ दांव पर लगा दिया। और जेल गए। बिल्कुल। सबक ये है कि सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल अपने लक्ष्य को, गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। ये जानना कि कब बस करना है। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है चैप्टर 9 में, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। बिल्कुल, ये मेरा पसंदीदा चैप्टर है। हम अक्सर महंगी कारों और बड़े घरों को देखकर किसी की अमीरी का अंदाजा लगाते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है। पर लेखक कहते हैं कि ये अमीरी रिचनेस है, धन नहीं। धन वो है जो दिखाई नहीं देता, वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, वो कारें जो नहीं खरीदी गई। अच्छा। धन भविष्य के विकल्पों और स्वतंत्रता के लिए जमा की गई संपत्ति है। वो आपके बैंक अकाउंट में, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होता है, सड़क पर नहीं दिखता। तो फिर धन बनाने का असली मकसद क्या है? चैप्टर 7 फ्रीडम इस पर रोशनी डालता है। हाँ, लेखक के अनुसार पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम है अपने समय पर नियंत्रण पाना। अपने समय पर कंट्रोल। जी, ये क्षमता कि आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें और जब तक चाहें कर सकें, ये अमूल्य है। यही सच्ची दौलत है, न कि महंगी चीजें। और इस दौलत को बनाने और उसे बनाए रखने के लिए किन सिद्धांतों की जरूरत है? मुझे लगता है यहाँ कंपाउंडिंग और सर्वाइवल की बात आती है। बिल्कुल, इसके लिए 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 4 कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग हमें बताता है कि वॉरेन बफे की सफलता का राज सिर्फ अच्छा निवेशक होना नहीं है, बल्कि बचपन से निवेशक होना है। सही पकड़ा। समय के साथ छोटी बचत भी चक्रवृद्धि ब्याज के कारण बहुत बड़ी हो जाती है। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और चैप्टर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी में क्या बताया गया है? यहाँ लेखक बताते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये 2 अलग-अलग कौशल हैं। अच्छा, कैसे? अमीर बनने के लिए जोखिम और आशावाद चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता, मितव्ययिता और ये डर चाहिए कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। मतलब सर्वाइवल माइंडसेट। बिल्कुल। यहाँ सबसे जरूरी है बने रहना, सर्वाइवल। आप कोई ऐसा दाव न लगाएं जो आपको खेल से ही बाहर कर दे। तो कुल मिलाकर ये किताब किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस की दुनिया से हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खूबी है। ये किताब हर किसी के लिए है, चाहे वो फाइनेंस का विशेषज्ञ हो या ना हो। ये कहानियों के माध्यम से पैसे और मानव व्यवहार के बीच के रिश्ते को समझाती है। यह आपको क्या करें बताने के बजाय कैसे सोचें ये सिखाती है। तो ये थी मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक झलक। ये तो बस एक छोटी सी समरी थी कि किताब में क्या है। बिल्कुल, किताब में से कहीं ज्यादा गहराई है। अगर आप इस किताब का एक डिटेल वर्जन चाहते हैं, एक चैप्टर पे और विस्तार से बात करना चाहते हैं, तो वो भी जरूर बताएं। हाँ, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। और हाँ, आप बताएं अगली बार कौन सी किताब की पड़ताल करनी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।